फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक, अगर हम इस बुक का बेसिक्स एरिया देखें तो हमारे पास इस सिलेबस में जो टोटल चैप्टर्स हैं उसमें से 2 चैप्टर तो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। और एक बार के लिए इस बुक को थोड़ा बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, जीरो से देखेंगे। आइए अब बात करते हैं सेमिस्टर फर्स्ट की। बुक का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और आप कॉलेजिएट स्टूडेंट है तो फर्स्ट सेमिस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक फॉलो करेंगे हम आरबीडी। अगर बात सिलेबस की करें तो हमारे सिलेबस में एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं हल्की सी। 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, से मार्क्स को थोड़ा बैलेंस करते हैं। 30 और 120 मार्क्स। 30 मार्क्स कॉलेज के हैं, 120 का हमारा एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगा। ये मिड टर्म एग्जाम्स और आपके प्रोजेक्ट से मार्क्स आते हैं। 120 का अगर ब्रेकअप करें तो हम कह सकते हैं 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे करने पड़ेंगे। 10 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन होंगे, हमें उनमें से एनी 2 करने हैं। तो 20 मार्क्स यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, एनी 2 करने। 20 मार्क्स वाले 8 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, हमको एनी 1 करना होगा। यूनिट 1 2 3 4 4 यूनिट है सिलेबस में। अब 4 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 8 क्वेश्चन आएंगे। आपको दो हर यूनिट में 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 80 मार्क्स का एरिया, 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 4 यूनिट। 80 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 80 20 20 120 और 30। इस तरह से रेगुलर वालों का सेगमेंट करने वाला है। आइए एक बार सिलेबस का पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में। यूनिट 1 में शुरू के 4 चैप्टर, जिसके अंदर चैप्टर 1 थ्योरी है, चैप्टर 2 जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस है, चैप्टर 3 सब्सिडरी बुक्स है, चैप्टर 4 फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से, एक क्वेश्चन थ्योरी इस साल आने के चांसेस मुझे एक बार के लिए नजर आते हैं। और पढ़ने में पूरा ही चोट कभी भी हो सकती है ना, यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है, और छोटे क्वेश्चन तो कुछ पूरे मिस आएंगे। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट और ब्रांच नाम से 2 चैप्टर आ रहे, डिपार्टमेंट और ब्रांच। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर है बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इंश्योरेंस क्लेम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखे। अगर बात करें यूनिट नंबर 4 की तो यहां पर भी हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट्स। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। चलिए, इस बुक का नाम रखा गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन। हमारे पास हम जो बचपन में पढ़ करके आए हैं अकाउंट्स की
तीन बुक्स के लिए बिजनेस के तीन टाइप नजर आते हैं हमें। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल व्यापार, दूसरा पार्टनरशिप यानी साझेदारी, तीसरा कंपनी निगम लेखांकन। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने 11th क्लास में पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने 11th क्लास में पढ़ी। याद दिलाना चाहूंगा जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, साथ में डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन नाम के चैप्टर थे। पार्टनरशिप हमने 12th क्लास में पढ़ी, हमारे पास पूरी एक बुक थी। याद दिलाना चाहूंगा पार्टनरशिप की बुक, जिसके अंदर आपके पास फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन हुआ करते थे। कंपनी हमारे पास 12th में ही हमने पढ़ी, जिसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन कंडीशंस, ऐसा कुछ हमारे सिलेबस में था। कंपनी का इसके आगे का सेगमेंट है पूरा सिलेबस से हटा दिया है। पहले फर्स्ट ईयर में हुआ करता था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम की बुक में, अब हटा दिया आपने ये। अब मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए तो मैं सबसे पहले तो मेरा नंबर आपके मोबाइल पे सेव कराना चाहूंगा, 9983912345। इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप पर सिलेबस मांगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, गैस पेपर मांगे और सिलेबस मांगे, जो कुछ अवेलेबल होगा रिसेप्शन आपको देता रहेगा। बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। यहाँ पर वो सारी ब्रांचेस को पहले तो बेसिक्स से कवर किया गया। कई बच्चे 11th और 12th में साइंस या कॉमर्स फील्ड से होते हैं और फिर बीकॉम करते हैं, तो उनके लिए पहले बेसिक लिया। बेसिक के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ ब्रांचेस जो कि डिपार्टमेंट, ब्रांच, इंश्योरेंस बेसिक्स है, ये सब तो आपको पढ़ाना ही चाहिए। तो अकाउंट्स का एक नेक्स्ट लेवल लिया है। इसमें आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 प्रैक्टिकल से। चलिए चैप्टर 2 में जैसे मैं एंट्री मारता हूं तो यहाँ पर मेरे को डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ थ्योरेटिकल डेटा देखने को मिलता है। ये थ्योरेटिकल सारी बातें हम लेटर ऑन करेंगे, अभी कुछ नहीं करने जा रहे। अभी कुछ टर्म से हम स्टार्ट होंगे। सबसे पहले करने वाला चीज नंबर 1, स्टॉक क्या है? एक गुड्स जो कि अवेलेबल और सेल है। आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में बोर्ड में लिख रहा हूं, लिख लीजिए प्लीज। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो सारा माल जो बिकने के लिए तैयार है उसे स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक का संबंध जनरली क्लोजिंग स्टॉक से लिया जाता है, फिनिश्ड क्लोजिंग स्टॉक से। वैसे स्टॉक के 3 प्रकार होते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, अर्धनिर्मित माल, अर्धनिर्मित माल, फिनिश्ड गुड्स तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स तैयार माल। स्टॉक के बाद सेकंड टर्म में लिखना चाहूंगा असेट्स। बिजनेस में वो सारी थिंग्स जिन पर हमारा राइट टू यूज है, काम में लेने का अधिकार है, वो सब असेट्स कहलाती है। असेट्स फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स में क्लासिफाई की गई। फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जो 1+ ईयर तक साथ निभाना साथिया है, जिनके बेनिफिट्स हमें 1 साल से ज्यादा तक मिलते रहेंगे। आपका फर्नीचर, आपकी लैंड बिल्डिंग, आपकी प्लांट मशीनरी, एक खरीद लिया, साल 10 साल चलते रहेंगे। एसी खरीदा, साल 1 साल के अंदर हटा के फेंक देते हो क्या? नहीं। फिक्स्ड असेट। करंट असेट्स जिनके बेनिफिट्स अप टू ईयर तक ही मिलने वाले हैं, 1 साल से ज्यादा नहीं रहे, अप टू ईयर।
फिक्स्ड असेट्स के दो पार्ट करें, टेंजिबल और इंटेंजिबल, दृश्य और अदृश्य। टेंजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल जिन्हें हम देख छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्ला ब्ला ब्ला। सर लायबिलिटीज क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे, किसी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को अगर पे करना है तो पे करने की जिम्मेदारी होगी, वो हमारे लिए लायबिलिटी का रूप लेगा। लायबिलिटी और फिक्स्ड असेट्स, एक उनको लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं और इनको शॉर्ट टर्म। ऐसे लायबिलिटी में भी होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट। जो लंबे समय तक हमने उधार लेकर के लोन लिए वो लॉन्ग टर्म है, और जो अप टू ईयर वाले हैं वो सारे शॉर्ट टर्म। इसके अलावा मैं अगर किसी टर्म की बात करना चाहूं तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती रहेंगी समय अनुसार, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, एक दो चीज याद आ रही है। डेटा, एक ऐसा पर्सन टू whom goods sold on credit basis, person to whom goods sold on credit basis, जिन्हें क्रेडिट से बेच दिया गया है, अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम देम, पर्सन टू whom goods sold on credit basis, एक पर्सन जिसको गुड्स उधार बेचा हुआ उसका अमाउंट रिकवरी कर दी है। क्रेडिटर कहा जाएगा, क्रेडिटर इसका रिवर्स है, क्रेडिटर क्या है, आप ब्रैकेट में कस्टमर लिख लो, और क्रेडिटर के आगे आप सप्लायर लिख लो जो माल उधार में हमको देता है। पर्सन टू whom, फ्रॉम whom, पर्सन फ्रॉम हिम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, amount is payable to them, amount is payable to them, पर्सन जिनसे कुछ उधार खरीदा गया है, अमाउंट उन्हें पे करना है, उन्हें क्रेडिटर या सप्लायर बोला जाए। बच्चों अकाउंट तीन टाइप से होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट
और एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल बोले तो व्यक्तिगत, रियल बोले तो वास्तविक, नॉमिनल बोले तो बहुत सारे नाम इसके तो, नाम मात्र खाते, लाभानी खाते, अवास्तविक खाते, अवास्तविक। बताइए, इसके अंदर नेम्स आते हैं। भास्कर अकाउंट, नाम है, कंपनी का भी पर्सन का भी। कैपिटल बिजनेस में ओनर लगाता है, ओनर के लिए कैपिटल अकाउंट खुलता है, वो भी यही आएगा। ड्रॉइंग्स बिजनेस में बिजनेसमैन विड्रॉ पैसा करता है, वो भी यही आएगा। कैपिटल ड्रॉइंग्स दोनों ओनर को डिटेक्ट करते हैं, ओनर एक पर्सन है। इसमें यहाँ पर पर्सनल अकाउंट आना चाहिए। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में सारी असेट्स आती है। रियल अकाउंट में सारी असेट्स, असेट्स के नाम लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, रियल में लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब आता है। नॉमिनल अकाउंट में केवल और केवल एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगे। एक्सपेंस और इनकम्स आएंगे। एक्सपेंस की बात करें, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, वेजेस, सब आ सकते हैं। इनकम की बात करें, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। इन तीनों अकाउंट में अगर मैं खासियत देखूं तो पहले वाले में नाम है, दूसरे वाले में असेट्स है, तीसरे वाले में एक्सपेंसेस और इनकम कंसिडर। अगर मैं इनके नियमों में चला जाऊं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी 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 सॉरी, असल में नाम है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन,
credit what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो अंदर आ रहा है उसे डेबिट करो, जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करो. दोनों का मीनिंग किससे हुआ? डेबिट रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सिंपल. यहाँ सीन उल्टा होगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट ऑल incomes and gains. Right, all incomes and gains. ये जो तीन नियम लिखवाए, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है. डेबिट रिसीवर, क्रेडिट रिसीवर, डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इनके बेसिस पे पूरा चैप्टर चलेगा हमारा आगे की तरफ. आइए जनरली कुछ नियम देख लेते हैं. मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ. फॉर्मेट डबल लाइन हेडर के साथ में हेडर दो लाइन का होना चाहिए. ऊपर लिखा जर्नल, यहाँ पे डेट का कॉलम होगा बारिश सा. यहाँ पे नेम ऑफ लेजर अकाउंट आ जाएंगे. ये लेजर फॉलियो एलएफ का कॉलम रहेगा लेजर फॉलियो का. अमाउंट के साथ हमने लिखा इंडियन रुपीज साइन. डेबिट और क्रेडिट के अलग अलग पक्ष के साथ. चलिए साहब. इलस्ट्रेशन 1, एलएनसी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिसेस संजय एंड कंपनी फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2023 ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम एंड द पास्ट एंट्रीज ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. सर संजय इंट्रोड्यूस किया 4 लाख एज कैपिटल. संजय कौन है यहाँ पे? ओनर है. इंट्रोड्यूस कर रहा है कैश. पहली पहली बात टैक्स फ्रॉम डेबिट टू कैपिटल. टैक्स टू कैपिटल. पहली पहली टैक्स आएगा इसके अंदर कहाँ से आएगा? ओनर से. ओनर के लिए कौन सा अकाउंट? कैपिटल. अब तुम नरेशन की साइड यहाँ कैसे लिखना? सबसे पहले ईयर पकड़ लो. क्वेश्चन में ईयर क्या है? 2023 है. हाँ मार्च है ना. ये डेट सी लगी 1 2 3 4 5 6 रखा है. मनी मान निकल टैक्स बिल्कुल यहाँ से टच करके लिखोगे बिल्कुल पास में टैक्स अकाउंट. लास्ट में डेबिट. नीचे 2 लिखोगे स्पेस छोड़ के और कैपिटल अकाउंट. कैपिटल क्या राइट वगैरह कुछ नहीं लिखना. being cash introduced
इन कैश इंट्रोड्यूस देखिए नरेशन का पहला शब्द हमेशा बीइंग रहना चाहिए, गाइडलाइन है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओनर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओनर, ओनर से कैश आया कितने रुपए बच्चों, कितने रुपए आया ओनर से, 4 लाख। केवल केवल पर्टिकुलर कॉलम में लाइन खींचेगी और कहेगी। सेकंड पॉइंट पढ़ो, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में पैसा आ रहा है और कैश से जा रहा है। बैंक में आ रहा है और कैश जा रहा है, कितना बच्चों, 2 लाख रुपए। बैंक अकाउंट अभी 2 लाख, कैश अकाउंट भी पूरे पूरे 2 लाख। थर्ड पॉइंट, सजेशन बीइंग ट्रांसफर टू बैंक, बीइंग कैश ट्रांसफर टू बैंक। थर्ड जर्नल एंट्री प्लीज, कैश लोन 50,000 टेकन फ्रॉम मिस्टर राजीव। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव या कैश लोन, हाँ जी। थर्ड में हमारे पास कैश आ रहा है, किस बंदे से आ रहा है उससे मतलब नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू कहाँ से है कैश, एंट्री एंट्री नंबर, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, कैश कैश लोन 50,000 टेकन फ्रॉम मिस्टर राजीव, ठीक है। कैश टू कैश लोन, क्या पे लोन में लिख सकते हैं, कैश अकाउंट टू लोन में लिख सकते हैं, कैश आया लोन में कितने रुपए आया, 50 रुपीज। हाँ जी नेक्स्ट प्लीज। फोर्थ वन, सैलरी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 फॉर रुपीज 30,000। सैलरी हमने मार्च मंथ में पे करी है 23,000 रुपए की, सॉरी 30,000 की। ठीक है, सैलरी के लिए अकाउंट खोल लेते हैं, एंट्री और सैलरी एक खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 3 लाख का 3 करोड़ था, 1,000 रुपए का बस। नरेशन आप लिख दीजिएगा, नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं। गारंटी गारंटी रफली बताइए आपको कैसे प्रिपेयर की जाएगी। पांचवी आ रही है, पांचवी भी कर लेते हैं। 50,000 रुपया फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर टू कैश। चलिए साहब, आज आपको हम थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, होगा टोटल बाद में बताएंगे अभी। इलस्ट्रेशन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रख दो। मेरा स्क्रीन 4 और 5 करिएगा तो केवल आज 4 और 5 में लेजर भी मांगी, आपको केवल जनरल कंपेयर करनी है फॉरवर्ड बना करके प्रॉपर्टी। जहां जहां इश्यू है वहां वहां डॉट लगा करके लिख करके लेके आएंगे, कर दूंगा क्लास। इतना कंप्लीट करें।